हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी के हमारे साथियों के ज्वाइनिंग हो गए हैं। सीआईएसएफ का ज्वाइनिंग अभी आ रहा है, ज्वाइनिंग लेटर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। 21 जून और 1 जुलाई से उनका ज्वाइनिंग स्टार्ट होना है। इसके साथ ही हमारे बीएसएफ आरओआरएम के जो साथी हैं उनके ज्वाइनिंग आने वाली है उनकी। तो देखिए, ज्वाइनिंग जो होता है आपका, तो उसमें कुछ फोर्सेस क्या होता है कि अटेस्टेशन फॉर्म या जिसको नॉमिनेशन फॉर्म भी कहा जाता है, जो आपका सर्विस रिकॉर्ड बनता है, वो आपके ज्वाइनिंग के साथ में भेज देता है। कुछ फोर्सेस में जब आप जाते हैं ट्रेनिंग पे, वहाँ पे आपसे वो फिल करवाया जाता है। अब इसमें कुछ कॉलम्स ऐसे होते हैं कि जिनको एक कैंडिडेट इग्नोर कर देता है कि इसकी मुझे क्या ज़रूरत है। वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि सीआईएसएफ का जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें कॉलम नंबर 14A क्या है, और कॉलम नंबर 14A को आप नज़रअंदाज कर देते हैं, उसकी क्या दुश्वारियाँ परेशानियाँ आपके लिए हो सकती हैं, वो सब भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो अब आप देखिए, जिम्मेदार आप नागरिक हो गए हैं, आपको वर्दी मिल गई है, तो सारे काम जिम्मेदारी से करने हैं, कोई कोताही नहीं करनी। कोई ऐसा काम नहीं हो जाए कि वो आपके लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन जाए। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में अटेस्टेशन फॉर्म का कॉलम नंबर 14A। अब ये देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि 14A क्या है। तो 14A कहता है कि आर यू होल्डिंग और हैविंग एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और ए सेमी गवर्नमेंट और ए क्वेसी गवर्नमेंट बॉडी और एन ऑटोनोमस बॉडी और ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ए प्राइवेट फर्म। देखिए, कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल में आप जा रहे हैं, जो हमारे साथी हेड कांस्टेबल में जाते हैं वो पहले से कांस्टेबल हैं, वो पुलिस में हैं या कहीं भी हैं, तो उनको यदि वो बीएसएफ से बीएसएफ में जा रहे हैं या सीआरपीएफ से बीएसएफ में जा रहे हैं या कांस्टेबल एसएसबी में है, वहाँ से वो सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जा रहे हैं, यदि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को उन्होंने परमिशन के लिए आवेदन किया था, तो उनका टेक्निकल रेजिग्नेशन हो जाता है। ऐसा हमारे बहुत सारे बीएसएफ ट्रेड्समैन के जो साथी थे वो अभी जीडी में आ गए, वो बीएसएफ से बीएसएफ में ही जीडी में सेलेक्ट हो गए, उनको ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं पे करना पड़ा, उनका रेजिग्नेशन टेक्निकल एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अब यहाँ पर ये आता है, देखिए, जो गवर्नमेंट में है वो तो ठीक है, गवर्नमेंट से एनओसी लेगा, सेमी गवर्नमेंट है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ऑटोनोमस बॉडी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती हैं या कोई बोर्ड होता है उसमें होते हैं, तो वो वहाँ से एनओसी मिल जाएगा उनको, क्योंकि उनको अपना पेपर फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे साथी जो प्राइवेट फर्म में हैं, कहीं प्राइवेट जॉब वो कर रहे हैं, उसमें प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अभी क्या हुआ कि प्राइवेट जॉब में वो बात करते हैं, अपने सेठ को बोलते हैं कि मुझे अब मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, मैं अब नहीं आऊँगा, तो सेठ बोलता नहीं आप आइए, या आप दूसरा बंदा लेकर आइए हमारे पास काम करने के लिए, अन्यथा आपके लिए परेशानी हो जाएगी। सेठ आपको छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि कोई भी सेठ यदि आप अच्छा काम करेंगे तो वो आपको छोड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आती है कि आप बिना सेठ को इतला दिए हुए वहाँ से आप एब्सेंट रहकर सीआईएसएफ में चले जाते हैं, तो क्या आपके लिए कोई परेशानी हो सकती है? देखिए, यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहेंगे कि आपका पीएफ ईएसआई ये सब आपका कटता रहा है, वो पैसा आपका है। आपका पीएफ का पासबुक जो है उसमें आप देखिए कितना आपका पास उसमें जमा है आपका, तो वो जब आप यहाँ से त्यागपत्र देते हैं आप, तो वो पैसा आपको मिलेगा आपको। तो ये जो प्राइवेट वाले जो हमारे साथी हैं उनको भी हम एडवाइस करना चाहेंगे। देखिए, जो गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, ऑटोनोमस बॉडी में है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है, वो तो अपना पेपर फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, लेकिन जो प्राइवेट फर्म में काम करने वाले जो साथी हैं, किसी एक्सपोर्ट फर्म में काम करता है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है किसी एजेंसी में, उसमें पीएफ ईएसआई आपका कटता है। आप प्रॉपर एक त्यागपत्र, एक रेजिग्नेशन आप लिख कर दीजिए उनको। आप सेठ को बताते हैं, सेठ गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ऐसा कुछ कैंडिडेट्स ने हमें बताया कि मैं त्यागपत्र देने की बात करता हूं तो मेरा सेठ गुस्सा हो रहा है कि आपको जाने नहीं देंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करने का उनका कोई हक नहीं बनता। लेकिन आप भी वेल इन एडवांस उनको अपना एक नोटिस, जो प्रार्थना पत्र आप दे दें कि मैं सीआईएसएफ में सेलेक्ट हो गया हूँ, मैं एसएसबी में सेलेक्ट हो गया हूँ, मैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, तो मेरा त्यागपत्र स्वीकार किया जाए, और इस एक डेट देकर उसमें कि इस डेट के बाद में मैं आपके कार्यालय में, आपके ऑफिस में, आपकी फर्म में काम करने में समर्थ नहीं रहूँगा, मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद वो आपका पेपर फॉर्मेलिटी उनको करना पड़ेगा, आप वहाँ पर सूचित कर देते हैं। अब कुछ हमारे साथी पूछते हैं कि मैं प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, उसके लिए क्या मुझे इसमें लिखना चाहिए? देखिए, आप नहीं लिखना चाहें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप करते थे, आप अपने घर से
कहीं दूसरी जगह आप रह के, अपने घर से दूर रह के, जिसका पुलिस स्टेशन भी अलग है, वहाँ रह के आप वो सब काम कर रहे थे। कभी हो सकता है उस पुलिस स्टेशन में आपको जाना पड़ गया होगा, आप एटीएम में आपकी ड्यूटी रहती थी, वहाँ पर आपको एटीएम में कोई तोड़फोड़ हो गई, वहाँ पर आपको पुलिस स्टेशन में जाना पड़ गया। तो जब आपका अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें ये लिखा हुआ है कि आप पिछले 5 साल के दौरान जहाँ जहाँ आप रहे हैं अपनी पढ़ाई के दौरान या रहे हैं, मतलब आप चाहे काम करने के लिए रहे हैं, आप कोई जॉब करने के लिए किसी स्थान पर रहे हैं, तो वो आपको डिटेल देना पड़ेगा। तो वो आप डिटेल दे रहे हैं, उस डिटेल के साथ में आप ये भी दे सकते हैं कि मैं ये फ्रॉम टू डेजिग्नेशन, अब आप सिक्योरिटी गार्ड हैं तो आप सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी असिस्टेंट, ऑफिस बॉय, जैसा भी आपका इसमें आपका डेजिग्नेशन है। अकाउंटेंट, एक हमारे दिल्ली के जो साथी हैं वो अकाउंटेंट, एक प्राइवेट फर्म में अकाउंटेंट का काम करते थे, वो सेलेक्ट हो गए। तो अकाउंटेंट करते हैं तो आप इसमें अकाउंटेंट जैसा भी आप करते हैं, देखिए उसका फ़ायदा भी मैं आपको बता देता हूं कि आप अकाउंटेंट का काम करने का आपका एक्सपीरियंस लेटर आप इसके साथ में लगाते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है। वो आपको कोई भी जनरल ड्यूटी के सिपाही के अलावा आपको कोई भी दूसरा काम आता है, वो आपके लिए सहूलियत होगी। आपको वैसा आपकी चॉइस का काम आपको फोर्स में मिल जाता है। फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, ये आपको यहाँ पर देना है। अब रीजन्स फॉर लिविंग प्रीवियस सर्विस, देखिए यहाँ पर आपने पुराना सर्विस क्यों छोड़ा, तो अब यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न देना है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 में सेलेक्ट हो गया, इसलिए ये छोड़ दिया। ये आपने रीज़न दे देना है। यही रीज़न आपने बता के एप्लीकेशन दे देनी है अपने सेठ को या अपनी प्राइवेट फर्म को, या जो पब्लिक लिमिटेड अंडरटेकिंग जैसा भी है, मल्टीनेशनल में काम करते हैं, होटल में काम करते हैं, स्कूल में टीचिंग का काम करते हैं, उसको दे दीजिए। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होना है। लेकिन जैसा कि देखिए कुछ हमारे साथियों ने पूछा हमें कि हमें एप्लीकेशन देना है, हम कैसे दें रेजिग्नेशन, और एक्सपीरियंस लेटर जो है वो क्या लगाना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस लेटर लगाएंगे नहीं तो इसको कैसे माना जाएगा कि आपने फलानी उसमें काम किया है, आपने एक्सपोर्ट हाउस में काम किया है, आपने अकाउंटेंट का काम किया है, आप किसी सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते थे, ये कैसे माना जाएगा। तो जब आप डिटेल दे रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी आपके पास में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि इसमें ठीक है आप, अब ये 14B क्या कहता है, इसके साथ में 14B कहता है कि इफ़ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन था। जैसे हमारे जो भी कांस्टेबल जीडी में जो साथी सेलेक्ट हो गए हैं वो जाएंगे हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक में जाएंगे, तो उनका पहला जो पुराना जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट किसके अधीन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है। कुछ हमारे साथी स्टेट पुलिस में हैं, वो बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर में जाना चाहते हैं तो वो उनका स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है। अंडरटेकिंग ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ए स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी, यूनिवर्सिटी, लोकल बॉडी, ये सब के अधीन यदि है, यानी प्राइवेट फर्म यहाँ पर नहीं है। तो प्राइवेट फर्म वाले जो हैं वो इसको लिख देते हैं, ठीक है यहाँ तक हो गया उनका काम, आगे आप इसको छोड़ सकते हैं। इफ़ यू हैव लेफ्ट सर्विस ऑन गिविंग ए मंथ्स नोटिस अंडर रूल 5 ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज टेम्पररी सर्विस रूल 1965 और एनी सिमिलर कॉरेस्पॉन्डिंग रूल वर एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स फ्रेम्ड अगेंस्ट यू। देखिए अब डिसिप्लिन जो है वो किसी भी फोर्स का बैकबोन डिसिप्लिन होता है। आप पुरानी सर्विस में, आप अपनी पहले वाली सर्विस में डिसिप्लिनरी एक्शन आपके ऊपर हो गया, अब आपका सेठ का नौकरी था, सेठ ने आपको कहा कि कल से मत आना, ठीक है आप नहीं गए, बात ख़त्म हो गई। आप एक्सपीरियंस नहीं देते हैं तो भी चलेगा, इसमें शो नहीं करते हैं तो भी चलेगा। लेकिन यदि आप गवर्नमेंट वाले में थे और किसी प्रकार का डिसिप्लिनरी एक्शन, अब वो आपको बता देता हूँ। देखिए डिसिप्लिनरी एक्शन की बात, जैसे कुछ हमारे साथी बीएसएफ ट्रेड्समैन में ज्वाइन किए थे, वो बीएसएफ ट्रेड्समैन में ज्वाइन किए, उन्होंने 1 महीना 1.5 महीने बाद उनका मन नहीं लगा और उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। तो ट्रेनिंग कॉस्ट पे करने की बात आती है कि ट्रेनिंग कॉस्ट या 3 महीने का वेतन जो भी ज़्यादा हो, तो 3 महीने का वेतन जो है वो 3 महीने तक तो 3 महीने का वेतन ही ज़्यादा होता है। लेकिन उसके बाद यदि आपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है तो वो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाती है। अब 3 महीने का वेतन लगभग क्या हो गया कि 1 लाख से ऊपर हो गया। अब एक कैंडिडेट जिसका मन भी नहीं लग रहा, फोर्स तो उसको बहुत ख़राब लग रही है, उसने घर जाना है, वो कहता है मैं कैसे भी करके घर चला जाऊं। उसने क्या किया कि उसने 15 दिन का छुट्टी ले लिया, अपना डॉक्यूमेंट्स, उसने कहा कि मुझे बिहार पुलिस में मुझे भर्ती देखनी है। तो अधिकारियों
को उसने वहाँ पे एप्लीकेशन दिया और वो वहाँ से घर चले गए। 15 दिन के बाद में वो आए नहीं, कॉरेस्पॉन्डेंस चलता रहेगा 30 दिन, उसके बाद में 60 दिन कॉरेस्पॉन्डेंस फोर्स करती रहेगी। एप्रीहेंशन रोल भेजा जाएगा, एसपी ऑफिस के माध्यम से गिरफ्तारी का आदेश आएगा कि इसको पकड़ के लेके आओ हमारे पास में। पुलिस को भी मैनेज कर लिया, ठीक है, पुलिस के पास में इतना काम नहीं कि पहले से ही पुलिस के पास में बहुत काम होता है कि वो एक फ़ौज के सिपाही को गिरफ्तार करके या एप्रीहेंड करके उसको फ़ौज में छोड़ के आए। तो ऐसा पुलिस करती है, पुलिस की ड्यूटी है ये, लेकिन पुलिस भी इसमें घर पे आप उस कैंडिडेट के जाती है, वो नहीं मिलता है, पुलिस अपना रिपोर्ट दे देती है ये नहीं है घर पे। उसके बाद कैंडिडेट जो है वो दिल्ली चला जाता है, दिल्ली जाता है, वहाँ पे वो फिर तैयारी करता है और तैयारी करके वो भर्ती हो जाता है एमटीएस में। ठीक है, सिविल जॉब मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उधर से फोर्स से उसका डिसमिसल हो जाता है इस आधार पर कि वो वापस लौट के नहीं आया। और उस डिसमिसल की वजह से क्या होगा कि फोर्स का भी गया और वो जो एमटीएस वाला जो होगा वो जब वेरिफिकेशन आएगा पुलिस थाने के माध्यम से तो वो एमटीएस वाला भी चला जाएगा। तो ये सब नियम कानून आपको पता नहीं होता है, इस वजह से कितने ही हमारे साथी जो हैं वो लापरवाही की वजह से उनके जो एक तो उन्होंने किया नहीं इसलिए छोड़ दिया और दूसरा उन्होंने पहले वाला जो प्रॉपर तरीके से नहीं छोड़ा इसलिए दूसरा उनको नहीं मिला। तो जो डिसमिसल फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस होता है वो दूसरी गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिल सकती उसकी। हमारे कितने ही एसएससी जीडी के जो साथी हैं वो पूछते हैं, मैसेज करते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और मुझे डिसमिसल कर दें तो क्या मेरे को ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। देखिए डिसमिसल जो है वो ट्रेनिंग कॉस्ट जो है उस डिसमिसल वाली कॉस्ट से बहुत कम है। इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि यदि आपका ऐसा कोई पॉइंट है, उसके साथ ही देखिए कॉलम नंबर जो 15 है उसमें मैं आपको बता दूं कि कॉलम नंबर 15 में यदि कोई केस मुकदमा है, एफआईआर है, आप कभी अरेस्ट हुए हैं, आप कभी कस्टडी में रहे हैं, चाहे वो पुलिस थाने की हो चाहे वो जुडिशियल कस्टडी हो, तो आपको ये डिटेल आपको अच्छे से दे देना है, वरना मैं बता रहा हूँ आपको कि आप 1.5 साल 2 साल बाद वापस आ जाएंगे यदि ऐसा कोई केस है कि उन सेक्शंस में गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता। और जॉब नहीं, वर्दी वाला तो बिल्कुल नहीं मिल सकता, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस और हैं। इसलिए ये सब एक्सरसाइज हम करते हैं, ये वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते हैं कि कोई हमारा साथी जो है वो जानकारी के अभाव में अपनी वर्दी से वंचित ना रह जाए। तो यदि आप चैनल से जुड़े हैं, आप हमारे साथ अपना कोई पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।